समझ लो ये एक मेटालिक प्लेट है और उस मेटालिक प्लेट के ऊपर हमने अल्कली मेटल का एक कोटिंग कर दिया है। When the light is incident on the surface of alkali metal, then electron becomes free from this surface of alkali metal. इस अल्कली मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन एकदम से फ्री नहीं होता कि जैसे हमने लाइट को इंसिडेंट किया और इलेक्ट्रॉन एकदम से फ्री हो गया, ऐसा नहीं होता। एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एच न्यू। फोटोन का एनर्जी होता है इक्वल टू एच न्यू। एच इज कॉल्ड एज द प्लैंक्स कांस्टेंट। ये जो एच है, इस एच को प्लैंक्स कांस्टेंट कहा जाता है and its value is 6.63 into 10⁻⁻34 joule second, and this nu is called as the frequency of light. ये लाइट का फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। The formula for frequency of incident light is equal to c upon lambda. C is called as the velocity of light and lambda is called as the wavelength of light. तो ये भी फार्मूला हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं, लेकिन इसकी फिलहाल जरूरत नहीं है। हमें जस्ट यहाँ पर पता करना है न्यू, जो कि एक फ्रीक्वेंसी होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। जब ये लाइट इंसिडेंट होगा, अल्कली मेटल के सरफेस पे इंसिडेंट होगा, या फिर आप मेटल ले सकते हो और उसके ऊपर अल्कली मेटल का कोटिंग लगा सकते हो, ऐसे सरफेस के ऊपर लाइट को इंसिडेंट कर सकते हो। जैसे लाइट को इंसिडेंट करोगे तो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। लेकिन कब इलेक्ट्रॉन फ्री होगा? जब वहां पर इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू एच लिखा है। एच मतलब यहाँ पर आपको पता है ये कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है, इसका मतलब ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? फ्रीक्वेंसी के, बराबर है। आप जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे एनर्जी बढ़ते जाएगा। एक पर्टिकुलर एनर्जी पे, मतलब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। ऐसा नहीं किसी भी फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। आपको पहले क्या करना पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी का लोवेस्ट वैल्यू लेना पड़ेगा। लाइट को इंसिडेंट किया, उसका एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, आपको पता चला कि इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हुआ है, आपने फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया। फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहा है, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ते जा रहा है, बराबर है, वैसे वैसे एनर्जी भी बढ़ते जाएगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ते 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 एक ऐसा फ्रीक्वेंसी होगा जिस फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग यहाँ पर डिनोट करते हैं न्यू जीरो से, एंड दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कौन सा फ्रीक्वेंसी कहा जाता है इसको? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो इस सरफेस से बाहर निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होता है। अब इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मोशन हुआ है क्या? नहीं। इलेक्ट्रॉन के मोशन के लिए काइनेटिक एनर्जी की जरूरत है। अभी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से करस्पॉन्डिंग एक एनर्जी होगा, बराबर है। आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे थे तो एनर्जी भी बढ़ रहा था। फ्रीक्वेंसी बढ़ाते बढ़ाते किस फ्रीक्वेंसी तक पहुंच गए हम लोग? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो उसी प्रकार से एक पर्टिकुलर एनर्जी पर भी तो पहुंच जाएंगे हम लोग। मतलब न्यू के करस्पॉन्डिंग ई है तो न्यू जीरो के करस्पॉन्डिंग भी एक एनर्जी होगा, एंड दिस एनर्जी इज डिनोटेड बाय W0, या फिर इसको हम लोग phi 0 से भी डिनोट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर W0 से डिनोट कर रहा हूँ, एंड दिस इज कॉल्ड एज द वर्क फंक्शन। दैट मींस वी कैन से दैट वर्क फंक्शन इज द एनर्जी एंड दिस न्यू जीरो इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब इलेक्ट्रॉन किस फ्रीक्वेंसी पर इमिट होता है? तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी पर इमिट होता है? तो वर्क फंक्शन, बराबर है। एनर्जी का नाम क्या हो गया? वर्क फंक्शन, और फ्रीक्वेंसी का नाम क्या हो गया? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बात एक ही है, बस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग किसके होगा? ये वर्क फंक्शन के। अब इस एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, ठीक है। आप किसको बढ़ा रहे थे? फ्रीक्वेंसी को, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे थे। अब न्यू जीरो पर आ चुके हो, फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुका है, इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो चुका है। इसके बाद भी हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुका है ना, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका है, फिर भी हम एनर्जी बढ़ा रहे हैं। अब एनर्जी बढ़ते जाएगा,
एनर्जी इसलिए बढ़ेगा क्योंकि मैंने यहाँ पर न्यू इज ग्रेटर देन न्यू जीरो वाला कंडीशन दिया। न्यू जीरो पर इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुका है, बराबर है। अब आप फिर से फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हो। आपने एक फोटोन को इंसिडेंट किया तो एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। फिलहाल के लिए हम लोग एक कंसीडरेशन लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। अब मुझे बताओ, फिर से अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो उसी जगह पर दूसरा इलेक्ट्रॉन तो बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि एक फोटोन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेगा। अब उसने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के बाद में अब फिर से मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जा रहा हूँ। मैं जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा, बराबर है, कौन सा कंडीशन दिया, फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ाऊंगा तो वहां पर फिर से क्या बढ़ जाएगा, एनर्जी बढ़ेगा। इसका मतलब इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गया। इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और जो एनर्जी होगा, अब जो एनर्जी होगा ये एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। वर्क फंक्शन डिसाइड हो चुका है, यहाँ पर डिसाइड हो चुका है। इस वर्क फंक्शन पर मतलब इस एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुका है। अब फिर से आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो, इसका मतलब क्या बढ़ेगा, वहां पर एनर्जी बढ़ेगा, बराबर। इलेक्ट्रॉन को फ्री होने के लिए जो एनर्जी लगा उसको हमने क्या नाम दिया है, वर्क फंक्शन। अब उसके बाद का जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, क्योंकि आप एनर्जी को बढ़ा रहे हो ना, उसके बाद का जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। समझे बात को। आप लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी को ले रहे थे, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी है। आपने लाइट को इंसिडेंट किया, आपको पता चला इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हुआ है, फिर आपने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना चालू किया। स्टेप बाय स्टेप आप लोग फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते गए। फ्रीक्वेंसी बढ़ते बढ़ते एक फ्रीक्वेंसी ऐसा आया जिस फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, जिस फ्रीक्वेंसी को आपने नाम क्या दिया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी उसको नाम क्या दिया आपने, वर्क फंक्शन, ठीक है। उसके बाद में फिर आपने देखा कि करंट नहीं मिल रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है, तो आपको और एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, तो फिर आपने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को और बढ़ा दिया। कंडीशन आ गया फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़ेगा, और एनर्जी किससे ज्यादा हो जाएगा, अभी वर्क फंक्शन से। तो वर्क फंक्शन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को फ्री किया, लेकिन जो एक्स्ट्रा एनर्जी वर्क फंक्शन के बाद वाला एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। मतलब आपने जो एनर्जी इंसिडेंट किया उसका फार्मूला क्या था, E = hν। फार्मूला क्या था उसका, E = hν। इसका मतलब ये जो E = hν है ये दो हिस्सों में डिवाइड हुआ। कौन से हिस्सों में डिवाइड हुआ, पहला पार्ट क्या कर रहा है, क्या नाम है उसका, वर्क फंक्शन। व्हाट इज द वर्क फंक्शन, दिस इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन। इसका डेफिनेशन है द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए जो कम से कम एनर्जी रिक्वायर्ड है उस एनर्जी को क्या बोला जाएगा, वर्क फंक्शन। मतलब इसका कुछ पार्ट जो है वो वर्क फंक्शन में चला गया, इलेक्ट्रॉन को फ्री करने में चला गया, और बचा हुआ जो पार्ट है वो कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी में। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग इस E को ऐसा लिख सकते हैं, वर्क फंक्शन दैट मींस W0 एंड दिस काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं इसको। दिस E = क्या होता है, hν, E = क्या हो गया, W0 प्लस क्या हो गया यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी, एंड दिस इज आइंस्टाइन्स फर्स्ट इक्वेशन, या आइंस्टाइन का पहला इक्वेशन हो गया। लेकिन अब ये वर्क फंक्शन जो है इसका फार्मूला क्या होगा, तो इसका फार्मूला थोड़ी देर के लिए इसको हटा देता हूँ। पहला इसका जो फार्मूला है, इसका फार्मूला क्या होगा, तो ये एनर्जी कहाँ से मिला, hν से मिला, बराबर है, इट इज द पार्ट ऑफ hν। तो अगर वो hν का पार्ट है तो इसका मतलब वो hν जैसा ही होगा, तो इसका फार्मूला हो जाता है hν, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि वर्क फंक्शन किस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसलिए ओरिजिनल आपने जो एनर्जी लिया था वो था E = hν था, उसी में से आप वर्क फंक्शन ले रहे हो, तो वर्क फंक्शन एनर्जी जो होगा वो उसी एनर्जी का पार्ट है ना, तो इसलिए उसका फार्मूला hν0 रहेगा। अब आप जब सब्स्टिट्यूट करोगे, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करोगे, तो आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया था, ठीक है, आप लोग इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। दिस इज द सेकंड इक्वेशन, दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये आइंस्टाइन का सेकंड इक्वेशन है। अब इसको अगर सब्स्टिट्यूशन करोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा hν = ये हो गया hν0 प्लस क्या आ जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी। आप इस hν0 को इधर ट्रांसफर करोगे,
तो आपको मिलेगा h nu minus nu 0 is equal to kinetic energy. That means this formula can be written as kinetic energy is equal to h times nu minus nu 0, and this is equation number 3. This is equation number 3. First equation h nu is equal to work function plus kinetic energy. Second equation w0 is equal to h nu 0, और थर्ड इक्वेशन हो गया काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h टाइम्स nu माइनस nu 0. ये हो गए आइंस्टाइन के तीन इक्वेशन. इसके बाद में भी इक्वेशंस है. इतना क्लियर है? yes. तो हम लोगों ने एक मेटल सरफेस लिया, मतलब एक मेटल लिया समझ लो, उस मेटल के सरफेस पर अल्कली मेटल का कोटिंग किया, और अल्कली मेटल का कोटिंग करने के बाद में उसके ऊपर लाइट को इंसिडेंट किया, जिसका एनर्जी h nu था. जिसका एनर्जी कितना था? h nu था. तो ये h nu जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, उसमें से कुछ पार्ट वर्क फंक्शन, तो कुछ पार्ट क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी हुआ. तो यहाँ पर अब मैं इसका इक्वेशन बनाऊंगा h nu 0, ठीक है, w0 is equal to h nu 0, और थर्ड इक्वेशन ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2. तो यहाँ पर आ गया आपका h nu is equal to h nu 0 plus kinetic energy. This formula can be written as kinetic energy is equal to h times nu minus nu 0, and this is equation number 3. तो इस प्रकार से ये हो गए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के आइंस्टाइन्स इक्वेशन. These are the Einstein's equations of photoelectric effect. These are the three equations. Now, fourth equation क्या होगा? तो जैसे पोटेंशियल डिफरेंस का इफेक्ट जब पढ़े थे, तो उस वक्त स्टॉपिंग पोटेंशियल का कंडीशन आया था. स्टॉपिंग पोटेंशियल में हमने ये देखा था, कुछ इलेक्ट्रॉन के पास में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है, और उस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को अगर रोकना है तो हमें वहां पर एनोड पर निगेटिव पोटेंशियल देना पड़ेगा. एनोड पर इतना एनर्जी देना पड़ेगा, इतना पोटेंशियल एनर्जी देना पड़ेगा कि वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोकेगा. सो इक्वेशन बिकम्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी. इन दिस केस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इज E into Vs. ठीक है, E is the electronic charge and Vs is called as the stopping potential. So this is the fourth equation. So kinetic energy maximum is equal to E into Vs. This is equation number 4. From equation 3 and 4 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, और जिससे आपको इक्वेशन मिलेगा E into Vs is equal to S times nu minus nu 0, and this is equation number 5. These are the Einstein's equations of photoelectric effect. ये होते हैं, ये पांचों इक्वेशन जो है ये Einstein's equations है. फर्स्ट इक्वेशन एनर्जी डिवाइड हुआ, सेकंड इक्वेशन वर्क फंक्शन का फार्मूला लिया हमने, थर्ड इक्वेशन के लिए हमने वर्क फंक्शन को सब्स्टिट्यूशन किया, जो अपना मेन फार्मूला था उसमें सब्स्टिट्यूशन किया, थर्ड इक्वेशन मिल गया. फोर्थ इक्वेशन के लिए हमने कंसेप्ट लिया स्टॉपिंग पोटेंशियल का. हमने रिवर्सिंग की का यूज किया था, कम्यूटेटर की का यूज किया था, और कम्यूटेटर की का यूज करके जो इमिटर प्लेट था, मतलब जो कैथोड था, उसको पॉजिटिव दे दिया था, और जो एनोड था उसको क्या कर दिया था? निगेटिव. पहले पोलैरिटी चेंज था, पहले एनोड पॉजिटिव था और कैथोड क्या था? निगेटिव. बाद में कम्यूटेटर की का यूज किया और कैथोड को पॉजिटिव और एनोड को निगेटिव कर दिया था. फिर भी इलेक्ट्रॉन पास हो रहे थे, माइक्रो एमिटर डिफ्लेक्शन बता रहा था. फिर हमने किसको बढ़ा दिया? पोटेंशियल को बढ़ा दिया. जैसे जैसे आप लोग पोटेंशियल को बढ़ा रहे थे तो जो कैथोड है वो हाई पॉजिटिव बन रहा था और एनोड हाई नेगेटिव बन रहा था. इवन इन दैट कंडीशन फोटोइलेक्ट्रिक करंट जीरो नहीं हुआ था. रीजन, सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन possess the maximum kinetic energy, so it can be passes through the space between cathode and the anode. कैथोड और एनोड के बीच में जो स्पेस है उसको क्रॉस कर रहा था और आपको माइक्रो एमिटर डिफ्लेक्शन बता रहा था. अब उस माइक्रो एमिटर के डिफ्लेक्शन को जीरो करना है, मतलब फोटोइलेक्ट्रिक करंट को अगर जीरो करना है तो आपको क्या करना पड़ रहा था कि उस इलेक्ट्रॉन को रोकना जरूरी था जिसके पास में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी था.
इसलिए आपने पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा दिया। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा तो एनोड जो है वो हाई नेगेटिव पे आया, और उस हाई नेगेटिव एनोड ने क्या किया, उस इलेक्ट्रॉन को रिपल किया, और वो इलेक्ट्रॉन उस स्पेस को क्रॉस नहीं कर पाया और वो कैथोड के पास में ही रहा। उस समय फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हुआ। तो जब फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो होता है उस वक्त एनोड पर जो नेगेटिव पोटेंशियल होता है उसको हम लोग कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, और उससे हमने फार्मूला बनाया काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, और आपको मिल गया था इक्वेशन नंबर 4। अब इसी में से इक्वेशन 3 और 4 को लोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया तो राइट हैंड साइड भी इक्वल, तो आपको मिल गया इक्वेशन नंबर 5। सो दीज आर द 5 आइंस्टाइन्स इक्वेशंस ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर है?